गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रुधिर का एक नया टॉपिक लेंगे, रुधिर वाहिनियाँ। और आज ही हम पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचना। देखिए, जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनमें रुधिर प्रवाहित होता है और ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर प्रवाहित होता है, हम उसे कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हम और कई जंतुओं में, कई जीवों में ऐसा होता है कि जो रुधिर वाहिनियां होती नहीं है तो उनके अंदर रुधिर क्या है, अंगों में, या यूं कहो कि सारे अंग रुधिर में डूबे हुए रहते हैं, कोई रुधिर वाहिनी नहीं है, तो वो आपका होता है क्या, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खैर, आज हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिनियां, क्योंकि हमारे अंदर पाया जाता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां जो आपकी रुधिर वाहिनियां हैं बेटा, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, यहां जो आपकी रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां जो मानव में है वो तीन प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी धमनी, शिरा और केशिकाएं। ठीक है, तो तीन प्रकार की आपकी रुधिर वाहिनियां होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 आपकी होती है धमनी, नंबर 2 आपकी होती है शिरा और नंबर 3 होती है आपकी केशिकाएं, कैपिलरीज। देखिए, आपका जो आपने कई बार नोट करा हो तो जो हमारी त्वचा है जो हमें दिखाई देती है, तो इसमें ये जो आपको ऊपर की तरफ जो वाहिनियां दिखाई देती है, ये जो त्वचा पर ऊपरी सतह पर है, ये सब वेन्स हैं, शिराएं हैं। ये त्वचा पर ऊपरी सतह पर स्थित होती है, कौन? शिराएं। और जो धमनियां हैं वो गहराई में स्थित होती हैं। कहाँ होती है? गहराई में स्थित होती हैं। केशिकाएं जो है बहुत छोटी हैं, यानी यूं समझिए आप कि धमनी से केशिकाएं और फिर वापस शिराएं। जो रुधिर का प्रवाह होता है वो इस प्रकार से होता है, वो समझेंगे हम। खैर, अभी हम देख लेते हैं कि जो तीनों रुधिर वाहिनियां हैं, चाहे से वो धमनी हो चाहे से वो शिरा हो, मुख्य तो दोनों है, ये धमनी और शिरा, यहाँ आपका शुद्ध यानी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर, और ये हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाती है, यानी हार्ट से कहाँ तक? ऑर्गन्स तक। जो रुधिर की सप्लाई करती है, जो रुधिर को पहुंचाती है, वो आपकी रुधिर वाहिनी, वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरीज होती है, धमनी होती है। इनका व्यास बेटा अपेक्षाकृत कम होता है, ये संकरी होती है। इनमें ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब अधिक होता है, चूंकि ये सीधे संपर्क में आती है हृदय से, तो इसकी वजह से इनके अंदर रुधिर दाब अधिक होता है। संकरी होती है तो प्रेशर से इनके अंदर रुधिर बहता है, इसलिए दाब भी अधिक होता है। और ये अंगों तक रुधिर को ले जाती है, कौन? धमनियां। धमनियां रुधिर को अंगों तक ले जाती है। अंगों में जब धमनियां पहुंच जाती है तो वो वापस से डिवाइड हो जाती है धमनिकाओं में, आर्टरियोल्स में। फिर ये जब कोशिकाओं में प्रवेश करती है तो ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, केशिकाएं। कोशिकाओं के बाद जो कैपिलरीज है, प्रवेश करने के बाद पुनः केशिकाओं के रूप में बाहर निकलती है और फिर वो संयुक्त होकर किसका निर्माण करती है? सिरिकाओं का, और सिरिकाएं शिरा का। यदि हम समझना चाहें, संरचना देखेंगे अभी हम, लेकिन समझना चाहे यदि हम, तो यदि आपका ये कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये कोई आपके शरीर का ऑर्गन है, अंग है, तो देखिए हृदय से क्या आएगी? धमनी आएगी। तो धमनी इस अंग के अंदर प्रवेश करेगी, तो ये क्या हो गई आपकी? माना धमनी हो गई। क्या हो गई बेटा? धमनी हो गई। तो धमनी जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगी, इसका अंग के अंदर, तो जिस अंग में प्रवेश कर रही है उसी के आधार पर इसका नाम धर दिया जाता है। जैसे अगर वो प्रवेश कर रही है आपकी फेफड़ों में, तो फुफ्फुस धमनी हो गई। हालांकि फुफ्फुस धमनी अपवाद होता है, वो किस प्रकार से होता है बताएंगे हम आपको, तो आप देखते रहिए, अंत तक वीडियो को देखें और नोट्स भी तैयार करें। ठीक है, कोई समस्या हो
तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर या मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो धमनी है, ये जो आर्टरीज है, ये अंग में प्रवेश करती है। तो जैसे ही अंग में प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई। हमने यहाँ जो डिवाइडेशन है वो केवल संक्षिप्त समझाने के लिए कम करा है। ये डिवाइड हो गई तो ये क्या, धमनिकाएं हो गई। अब ये धमनिकाएं जो है ये वापस से डिवाइड होती है, पुनः डिवाइड होती है। और ये जब डिवाइड होती है तो ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाएगी आपकी केशिकाएं, कैपिलरीज। जैसे माना ये क्या हो गई, आपकी केशिकाएं बन गई। क्या बन गई, केशिकाएं बन गई। एक को ही ले लें अपन भाई, उसी प्रकार से ये डिवाइड होगी, उसी प्रकार से ये डिवाइड होगी। ये हो गई आपकी धमनी, ये धमनिका, ठीक है, दिखाई दे रहा है, धमनी और ये धमनिका। फिर ये क्या होगी बेटा, डिवाइड हो जाती है पुनः। ये जो डिवाइड हो गए ना, ये पुनः डिवाइड हो गई। ये केवल समझाने के लिए बताया आपको कि 3, ऐसा नहीं है कि मतलब 3 टाइम डिवाइड होती है, और भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है उस ऑर्गन के अंदर कोशिकाएं कितनी है। ठीक, तो बहुत ज्यादा कोशिकाएं होंगी तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा बार डिवाइड होगी। तो ये जो है आपकी कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं। ये जो पतली सिलिकाएं हैं जिनका व्यास 4 से 10 मिलीमीटर बहुत कम है, मतलब इतनी पतली है ये कि इनके अंदर आरबीसी जो आपकी रुधिर कणिका है वो भी क्या, फोल्ड होकर निकलती है, वो सीधी नहीं निकल सकती। कैपिलरीज जो है, केशिकाएं हैं, वो इतनी सक्रिय है कि इनके अंदर जो आरबीसी है ना आपकी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स, वो सीधी नहीं निकल सकती, उसको फोल्ड होना पड़ता है। और ये जो केशिकाएं हैं फिर ये किसके अंदर पहुंच जाती है, कोशिका के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोशिका हो गई, सेल्स। ठीक, अब ये जो केशिकाएं हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रही है तो इससे निकलती भी क्या है, केशिकाएं। इससे निकल भी क्या रही है, केशिकाएं हैं। यानी केशिकाएं यानी कैपिलरीज ही सेल्स में प्रवेश कर रही है और केशिकाएं यानी कैपिलरीज ही सेल्स से बाहर निकल रही है। कोशिकाओं में केशिकाएं ही प्रवेश कर रही है और कोशिकाओं से केशिकाएं ही बाहर निकल रही है। बहुत पतली होती है, इतनी सक्रिय होती है कि इनमें आपकी आरबीसी को भी फोल्ड होकर निकलना पड़ता है। 90% आपकी 99% आपके जो रुधिर में क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनको भी फोल्ड होकर निकलना पड़ता है इसके अंदर से। किन के अंदर से, इन केशिकाओं के अंदर से, इन कैपिलरीज के अंदर से। फिर बाद में ये डिवाइड होती है सिलिकाओं में, यानी वेन्स जो है अभी नहीं बनी है। अंग में प्रवेश करती है धमनी और अंग से बाहर निकलेगी सिरा, तो ये क्या बन जाएगी, सिलिकाएं बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिलिकाएं। संयुक्त हो गई ना केशिकाएं, ये केशिकाएं संयुक्त होकर क्या बन गई, सिलिकाएं बन गई। क्या बन गई, दिखाई दे रहा है, सिलिकाएं। अब क्या होगा, जैसे देखो यहां जो धमनिका थी ना आपकी, ये वाली हमने तो एक डिवाइड करी है, फिर ये वाली धमनिका जो थी आपकी आर्ट्रियोल्स जो थी वो भी डिवाइड होगी केशिकाओं में, फिर वो कोशिका में प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर वो केशिकाओं के रूप में बाहर निकलेगी, फिर वो वापस क्या बन जाएगी, सिलिकाएं बन जाएगी। फिर ऐसा ही इसमें होगा। तो बहुत सारी सिलिकाएं जो है, यानी बहुत सारी सिलिकाएं जो हैं, ये जो सिलिकाएं हैं ये जब बाहर निकलती है तो संयुक्त हो जाती है ये। अब ये क्या कहलाएगी, ये सिरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिरा कहलाएगी। तो समझ में आया धमनी, सिरा और केशिकाओं के मध्य किस तरह का संबंध होता है। यानी किसी अंग के अंदर प्रवेश क्या करती है बेटा, धमनी प्रवेश करती है, और धमनी अंदर प्रवेश करने के बाद डिवाइड होती है और पतली संरचनाओं में, उसे क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। फिर ये धमनिकाएं पुनः डिवाइड होती है ना, और फिर क्या कहलाती है, केशिकाएं कहलाती हैं। फिर ये केशिकाएं कहाँ प्रवेश करती है, कोशिकाओं में प्रवेश करती है। फिर कोशिकाओं से क्या निकलती है, दोबारा केशिकाएं निकलती है, कैपिलरीज निकलती है। फिर ये जो कोशिकाओं से निकलने वाली जो केशिकाएं थी, बहुत सारी केशिकाएं थी, ये वापस संयुक्त हो जाती है और क्या बन जाती है, सिलिकाएं बन जाती है। फिर बहुत सारी सिलिकाएं मिलकर अंग से बाहर निकलती है, अब इसे सिरा कहते हैं।
अलग अलग अंगों से अलग अलग शिरा निकलती है। हृदय से निकल गई हृदय शिरा, हालांकि अपवाद मैंने बताया ना, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में अपवाद होता है, वो क्या होता है बताएंगे आपको। जैसे शिराओं में अशुद्ध यानी अनऑक्सीजनित रुधिर बहता है। अनऑक्सीजनित मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजनित मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। तो धमनियों में यानी आर्टरीज में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है और शिराओं में अनऑक्सीजनित रुधिर बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, लंग्स, उसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी जो वेन्स है, फुफ्फुस जो शिरा है उसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, O2 युक्त रुधिर बहता है। और पल्मोनरी जो आर्टरीज है यानी फुफ्फुस धमनी है, उसके अंदर क्या होता है, धमनियों में शुद्ध बहता है, ऑक्सीजनित बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर यानी O2 युक्त रुधिर बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध O2 रहित रुधिर बहता है। तीनों प्रकार की रुधिर वाहिनियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन यदि हम करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की परत आपको दिखाई देती है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया, इनको आप क्या है, आप नोटबुक में नोट भी कीजिए। ये जो डायग्राम आपको हमने समझाया है इनको नोट भी कीजिए। जो अंग के अंदर, ऑर्गन के अंदर क्या प्रवेश करी, धमनी ने प्रवेश करा। ये आपका कोई ऑर्गन है, अंग है, इसके अंदर धमनी ने प्रवेश करा, डिवाइड हुआ, धमनिका बनी, डिवाइड हुआ, केशिकाएं बनी, केशिकाएं पहुंची कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर, फिर ये वापस से केशिकाओं के रूप में ही निकली। तो ये भी केशिकाएं हैं, ये भी केशिकाएं हैं, फिर ये केशिकाएं संयुक्त होकर क्या बन गई, सिरिकाएं बन गई। फिर बहुत सारी सिरिकाएं बाहर निकल गई, किसके रूप में, शिरा के रूप में। यानी अंग के अंदर प्रवेश करती है धमनी, निकलती है शिरा। ठीक, क्लियर। अब हम बात करें यदि इनकी, किनकी, इन रुधिर वाहिनियों की, इन ब्लड वेसल्स की, तो इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं और टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो हमें 3 परत दिखाई देती है। सबसे पहली बाह्य स्तर या परत, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है ये, बाह्य स्तर। बेटा इसके अंदर क्या होता है, मुख्यतः संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, है ना। और जो फाइब्रस, जो कोलेजन इलामेंट्स है ना, मतलब रेशेदार, फाइब्रस मतलब रेशेदार, जो कोलेजन तंतु है वो इसके अंदर मुख्यतः एब्सेंस होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर आपके अरेखित अनुलंब, अनुलंब का मतलब आपको इस साल के नुमा दिखाई भी दे रहे हैं, मतलब अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। किसके अंदर, आपकी जो बाह्य स्तर है, मुख्यतः तो आप संयोजी ऊतक याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है उससे मिलकर बनी होती है और ये अपेक्षाकृत मोटी होती है। किसके अंदर, धमनी, धमनी के अंदर ये बाह्य स्तर भी मोटा होता है और ये मध्य स्तर भी मोटा होता है। मतलब ये तो हो गया फर्स्ट स्तर, ये हो गया सेकंड स्तर। ये दोनों स्तर धमनी के अंदर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। और शिरा के अंदर ये दोनों स्तर क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। बाह्य स्तर किससे मिलकर बना होता है, संयोजी ऊतक से। और मध्य स्तर पर क्या होती है, ये आपकी जो अरेखित पेशियां हैं वो सर्कुलर, गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। अरेखित पेशियां सर्कुलर, गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। किसके अंदर, मध्य स्तर के अंदर। मैंने आपको बताया, पुनः बता रहा हूं, धमनी के अंदर ये बाह्य स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना, भीतरी मध्य स्तर या भीतरी स्तर तो क्या हो जाएगा, ट्यूनिका इंटरना हो जाएगा। यानी बाहरी स्तर और मध्य स्तर, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, ठीक होता है। किसके अंदर, धमनी के अंदर। शिरा के अंदर क्या होता है, ये अपेक्षाकृत पतला होता है, ये दोनों स्तर। और रही बात इस ट्यूनिका इंटरना की, तो ये सबसे भीतरी स्तर है और इस पर एक पतला लचीला आवरण भी पाया जाता है, इसको एंडोथीलियम कहते हैं। ये जस्ट लाइक ए मिरर, इतना चिकना होता है, शीशे के समान दिखाई देता है, पारदर्शी टाइप का होता है एंडोथीलियम। और केशिकाओं में, कैपिलरीज में ये दोनों
एब्सेंस होते हैं, ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना पाया जाता ना ट्यूनिका मीडिया पाया जाता, केवल क्या पाया जाता है ट्यूनिका इंटरना भीतरी स्तर उस पर एंडोथेलियम बस। कैपिलरीज में केवल, क्योंकि आपको मैंने बताया कैपिलरीज क्या बहुत सक्रिय होती है तो ऊपर का आवरण उसका हटा दिया जाता है, ये दोनों नहीं है उसके अंदर। कैपिलरीज के अंदर केवल क्या है ट्यूनिका इंटरना है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। रुधिर वाहिनियाँ एक बार फिर से मैं आपको पुनः रिवाइज करवाता हूँ। रुधिर वाहिनियों से तात्पर्य ऐसी वाहिनियों से जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है। आपका जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, अतः हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या तात्पर्य है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है? ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है उसे हम बोलते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, जैसा कि हमारे अंदर यानी मनुष्य में पाया जाता है। क्लियर? अब जो रुधिर वाहिनियां होती है वो 3 प्रकार की बताई थी बेटा मैंने। कौन कौन सी बताई थी? धमनी मतलब आर्टरीज, सिरा मतलब वेन्स, केशिका मतलब कैपिलरीज। धमनी जो है गहराई में है, सक्रिय है, वायुदाब अधिक है, बाल्व नहीं पाए जाते क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसके अंदर किस तरह के बाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और इनमें बहता है ऑक्सीजनित रुधिर। अपवाद है क्या? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज, उसमें क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित नहीं, अनऑक्सीजनित, और शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित। सिरा क्या है? अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, अधिक व्यास होता है इनका, सतह पर पाई जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कई व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती है वेन्स। ये वेन्स है। अच्छा, इसमें अंतर भी होता है थोड़ा सा, ऑक्सीजनित रुधिर में और अनऑक्सीजनित रुधिर में थोड़ा सा अंतर भी होता है कलर में। ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो बिल्कुल चटकीला लाल होता है, और ये जो अनऑक्सीजनित रुधिर है वो थोड़ा नीलेपन पे होता है, यानी थोड़ा गहरा लाल होता है, वोयलेट, थोड़ा बैगनी लाल। तो अपन को तो फिर बाहर से दिखाई देता थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा हरा सा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैगनी लाल होता है ये, यानी थोड़ा सा ज़्यादा गहरा लाल होता है। क्या? सिराओं में जो रुधिर बहता है अनऑक्सीजनित रुधिर बहता है, यानी O2 रहित रुधिर बहता है, ये सतह पर पाई जाती है। ठीक, इनमें जो है बाल्व पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर रुधिर दाब कम होता है। धमनियाँ हृदय से अंगों तक रुधिर को लाती है, सिराएं अंगों से हृदय तक रुधिर को ले जाती है। केशिकाएं जो हैं इन दोनों के मध्य हैं, बहुत पतली हैं, 4 से 10 म्यू व्यास होता है। इतनी सक्रिय होती है बेटा ये कि इनके अंदर आरबीसी जो आपकी होती है वो भी आपकी क्या फोल्ड होकर निकलती है। क्या होकर निकलती है? फोल्ड होकर निकलती है। फिर हमने बात करी थी इंटरनल स्ट्रक्चर की, आंतरिक संरचना की। 3 परत होती है आपकी रुधिर वाहिनियों में। एक बार फिर से बताऊंगा आपको मैं कौन कौन सी होती है बेटा? बाह्य स्तर, मध्य स्तर और भीतरी स्तर। ट्यूनिका इंटरना भीतरी स्तर, ठीक है बेटा। बाहरी स्तर मुख्यतः संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। मध्य स्तर पर आपकी क्या पाई जाती है? लाइनर मसल्स पाई जाती है सर्कुलर फॉर्म में, यानी अरेखित पेशियां हैं और किस रूप में पाई जाती है आपकी? सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर मतलब वर्तुलाकार, वर्तुल मतलब सर्कल में, ठीक है ना, दिखाई भी दे रही है आपकी ट्यूनिका। और इसमें आपके फाइब्रस कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं, इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ एब्सेंस है, यहाँ प्रेजेंट है। इलास्टिक तंतु यहाँ नहीं पाए जाते, किसमें? बाह्य स्तर में, और यहाँ पाए जाते हैं। फाइब्रस इलास्टिक जो मतलब आपके तंतु है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके ट्यूनिका मीडियम पाए जाते हैं। और सर्कुलर फॉर्म में मसल्स पाई जाती है। और आपको बताऊँ मैं, आपकी धमनी में ये दोनों मोटे होते हैं अपेक्षाकृत स्तर, बाह्य स्तर भी और मध्य स्तर भी। सिरा में अपेक्षाकृत ये थिन होते हैं, पतले होते हैं। हम बात करें ट्यूनिका इंटरना की, ये भीतरी स्तर है। केशिकाओं में यानी कैपिलरीज में केवल यही पाया जाता है। इस पर एक बिल्कुल पारदर्शी मतलब शीशे की तरह चमकती हुई, लाइक ए मिरर, एक आवरण है, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। जिसके लिए चिकना होता है बहुत ज़्यादा, बहुत स्मूथ एक आवरण है ये एंडोथीलियम। और इसी के साथ रुधिर वाहिनियाँ हैं आपका है वो होता है लगभग समाप्त। और आपके जो नोट्स है उसमें आपकी थ्योरी मिली जाएगी आपको इसकी। ओके, और कोई समस्या हो तो आप पर्टिकुलर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्कूल की जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर भी, और आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आपका उस पर भी। और इनको मैं क्या चेक भी करूँगा बेटा,
ये जो जितने भी आपके लेक्चर हो रहे हैं इनको नोट भी करना है आपको नोटबुक में, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, मानव हृदय की। किसकी बात करेंगे, मानव हृदय की। भाई मानव का हृदय जो होता है वो मुट्ठी के बराबर का होता है लगभग। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये जो वक्ष गुहा है आपकी, इसके अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है, थोड़ा बाईं तरफ होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। और जो इसका जो वजन होता है लगभग 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम्स तक इसका क्या होता है, वेट होता है। किसका, ह्यूमन हार्ट का। लगभग ये स्ट्रक्चर है, लगभग ये बिल्कुल यही पाया जाता है, ये थोड़ा लेफ्ट की ओर, ठीक। हमारे अंदर जो हृदय पाया जाता है वो चतुकोष्ठ की, यानी 4 कोष्ठक उसके अंदर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ये क्या कार्य करता है, ये एक पंपिंग स्टेशन है, ये रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। भाई रुधिर क्या करता है, रुधिर क्या करता है, आपके आवश्यक पदार्थों को, आपके उत्सर्जी पदार्थों को, विभिन्न गैसों को जैसे O2, CO2 एटसेट्रा, विभिन्न आयनों को, हार्मोन्स को आपके प्रत्येक अंगों के मध्य परिवहित करता है, सर्कुलेट करता है। उस सर्कुलेशन के लिए उसके अंदर एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। भाई पानी भरा हुआ है लेकिन उसको टंकी से आपके बाथरूम के नल में आ गया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन टंकी तक पहुंचाने के लिए तो प्रेशर चाहिए ना उसको। नीचे आपका पानी है किसी टैंक में, तो ऊपर से तो नीचे आ गया तब आपकी वजह से, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है ना। या फिर हम बात करें कि प्रत्येक, हमारे अंदर तो कोई सिस्टम ऐसा है नहीं है, फिर भी देखो आपका हार्ट है ना मुख्यतः ज़्यादा ऊपर है, ऐसा नहीं है बीच में। यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ होता तो ऊपर पहुंचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती, क्योंकि ऊपर पहुंचाने में ज़्यादा एनर्जी। नीचे तो क्या है कि ऑटोमेटिकली क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी है, फिर आपका इस तरह की स्ट्रक्चर भी ऐसी है कि ऑटोमेटिकली आपका बाहर नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर भी रुधिर परिवहित हो सकता है। हालांकि उसके लिए आपका हृदय जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन फिर भी हम देखें तो नीचे की तरफ ज़्यादा हिस्सा है, ऊपर की तरफ कम हिस्सा है ना, क्योंकि ऊपर जो पंप कम करना पड़े, इसको दाब कम अपेक्षाकृत हो, ऊर्जा कम खर्च हो, कम पंपिंग करनी पड़े। लेकिन यदि ये बीच में होता तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती, या फिर समझिए कि और ज़्यादा इसको कार्य करना पड़ता। खैर आपका हृदय जो है वक्ष गुहा में होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, मुट्ठी के बराबर का होता है, मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। उत्पत्ति किससे होती है, कौन से जनन स्तर से होती है, मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म नामक जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है, ओके। 300 ग्राम लगभग इसका भार होता है, और इसके अंदर होते हैं 4 कक्ष। ये डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया था, जिससे कि क्या हमें डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चेंबर जो दिखाई दे रहा है, ये है इसका दायां मतलब राइट अट्रियम, यानी आलिंद। ये क्या है, दायां आलिंद। राइट अट्रियम, क्या है, राइट अट्रियम, ठीक। ऐसे कैसे, ये जो है लेफ्ट अट्रियम, यानी बायां आलिंद। ठीक, ये जो चेंबर दिखाई दे रहा है आपको, यह है राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय। और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, यह है बायां यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, निलय। तो इस प्रकार से हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 तो आलिंद है, अट्रियम है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एंड 2 वेंट्रिकल है, मतलब निलय है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इनके अंदर रुधिर परिवहित होता है। जो राइट साइड है वो रुधिर का परिवहन जो होता है मुख्यतः कैसे रुधिर का होता है, अशुद्ध अनऑक्सीजनित रुधिर का, और जो लेफ्ट साइड है बाएं तरफ है वो शुद्ध यानी ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन होता है। यहाँ ये जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में अंदर क्या होता है बेटा, ये जो नीचे आपको दिख रही है ना इंफीरियर वेना कोवा,
पश्च महाशिरा है ये, क्या बोलते हैं इसको हम, पश्च महाशिरा, महाशिरा। ये जो पश्च महाशिरा है, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, तो इंफीरियर वेना कावा यानी पश्च महाशिरा, और ऊपर दिख रही है आपको सुपीरियर वेना कावा, मतलब अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। देखिए हमने अभी वाहिनियां पढ़ी थी, तो हमने वेन्स पढ़ी थी, शिरा पढ़ी थी। तो क्या हुआ था, बहुत सारे अंगों से शिरा निकली थी ना, वो सारी शिराएं क्या हो गई, संयुक्त हो गई, और उन्होंने क्या बना लिया, महाशिरा बना ली। तो सुपीरियर पार्ट से जो आपके अंगों से जो शिराएं संयुक्त होकर आ रही है, वो सुपीरियर वेना कावा है, मतलब ऊपर से है, यानी अग्र महाशिरा है। और नीचे के जितने भी अंग है आपके, उन अंगों से जो शिरा निकल रही थी, वेन्स निकल रही थी, वो संयुक्त हो गई, और वो क्या बन गई, पश्च महाशिरा बन गई, यानी इंफीरियर वेना कावा बन गई। तो मैंने आपको बताया था शिराएं अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती है। तो ये दोनों नीचे से पश्चिम महाशिरा, ऊपर से अग्र महाशिरा। अब इस दाएं अलिंद को मैं राइट अट्रियम यानी RA लिख दूं, और इसको मैं लिख देता हूं LA, इसको मैं RB लिख दूं, और इसको लिख देता हूं LB। तो मैं तीर जो आ रहा है ना, तीर, तो तीर से इंगित कर रहा हूं कि ये RA में जा रहा है। किस में जा रहा है ये, इन RA में, यानी ये जो सुपीरियर वेना कावा है और ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये रुधिर को कहां ले जा रही है, RA के अंदर, यानी राइट अट्रियम के अंदर, यानी दाएं अलिंद के अंदर। देखो बेटा, यहां आपको ये दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या ओपनिंग पोर है ये, यानी ओपनिंग मतलब ये खुलने वाले छिद्र अंदर जो खुल रहे हैं ना, सुपीरियर वेना कावा है ये, इसका ओपनिंग पोर है ये, और नीचे वाला जो दिख रहा है इंफीरियर वेना कावा, इसको ओपनिंग पोर है। इन दोनों छिद्र, ऊपर से ये छिद्र खुल गया, ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें आ गया, और रुधिर किसमें बढ़ जाता है, इसके अंदर बढ़ जाता है, यानी दाएं अलिंद में बढ़ जाता है। एक और पोर दिखाई दे रहा है हमको, ये एक और छिद्र दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, ये आपका जो हृदय है, इसको आपूर्ति करने के लिए जो रुधिर जिस धमनी से लाया जाता है, उसका ओपनिंग पोर है। यहाँ थेविसियन जो वाल्व है वो पाया जाता है, पढ़ेंगे हम जब इसकी कार्यप्रणाली पढ़ेंगे, और रोग पढ़ेंगे, CAD एक रोग है, CAD है ना, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये तीन ओपनिंग पोर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें एक ओपनिंग पोर तो किसका आ गया, सुपीरियर वेना कावा का, ये ओपनिंग पोर, इसके माध्यम से रुधिर आ जाता है अंदर, यानी ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। ये आर्ट्रियम के अंदर नहीं खुल रहा है, लेकिन ये क्या है, सिचुएटेड है इस जगह राइट आर्ट्रियम की तरह, इसलिए हमने इसको सिचुएट करा है यहाँ पे। ओके, अब आगे आ जाए हम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दायां निलय और दायां अलिंद के बीच में संरचना दिखाई दे रही है। ये जो आपको कपाट टुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये कपाट जो है, ये वाल्व जो है, ये कहलाता है ट्राइकस्पिड, यानी जैसे ये द्विवलन है, ये त्रिवलन है, यानी इसके अंदर क्या फोल्ड है, फोल्ड, ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलन कपाट। ये कपाट क्या करता है, ये रुधिर को अलिंद से नीले में जाने तो देता है, पर आने से रोकता है, यानी एक दिशीय प्रवाह है केवल, यानी अलिंद से नीले में रुधिर आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। ये जो कपाट आपका है, इसको हम ले जाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो कपाट है, ये कपाट है आपका ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिवलन कपाट, यानी ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आया, जो आपका रुधिर था अशुद्ध यानी अनऑक्सीजनित रुधिर, जो अंगों से लाया गया था पश्चिम महाशिरा के माध्यम से और अग्र महाशिरा के माध्यम से, वो पहुंच गया था दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद जब संकुचित हुआ, जब हृदय पंपिंग होता है, जो दायां अलिंद जब संकुचित हुआ, यानी राइट अट्रियम जब
संकुचित हुआ तो वो क्या है, किसके माध्यम से, त्रिबदन कपाट के माध्यम से कहाँ पहुँच गया। वैसे त्रिबदन कपाट क्या वैसे खुला ही रहता है, बंद होने में मतलब बंद होने से रोकता है ये रुधिर को, बंद होगा तो रुधिर ऊपर जाने से रोकेगा। नॉर्मली क्या खुला रहेगा ये, तो जिसमें जो रुधिर बह रहा है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर दाएं नीले में, थोड़ा बहुत रह जाता है वो जब ये संकुचित होता है तो जो बचा हुआ रुधिर है वो भी इसके अंदर आ जाता है। यानी रुधिर कहाँ पर आ गया, ब्लड कहाँ पर आ गया, दाएं नीले में आ गया। अब जब दायां नीले संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये जो दाएं नीले है ये जब पिचकेगा तो रुधिर कहाँ जाएगा, तो हमको दिखाई दे रहा है ये एक अलग हमको संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये क्या है कि आगे जाके डिवाइड हो गई साहब, हो गई डिवाइड। ये अब ये डिवाइड हो गई तो ये तो गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और ये गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब लेफ्ट मतलब बाईं फुफ्फुस धमनी, ये दाईं फुफ्फुस धमनी। तो ये क्या है, ये रुधिर यहां से गया और ये इधर गया बाएं फुफ्फुस की तरफ और ये इधर गया दाएं फुफ्फुस की तरफ, ठीक है ना। ये जो रुधिर है दाएं नीले से कहां पहुंच गया, किस में पहुंच गया, फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी जो है आपकी कैसे डिवाइड हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी, चूंकि दो आपके दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स, तो क्या वो डिवाइड हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। तो ये आपकी क्या हो गई, बाईं फुफ्फुस धमनी, और ये क्या हो गई आपकी दाईं फुफ्फुस, शॉर्ट में लिख रहा हूं फू, इसका मतलब फुफ्फुस ही है, फेफड़ा ना, धमनी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, देखो फेफड़ों में अब ये अशुद्ध रुधिर पहुंच गया, उस अशुद्ध रुधिर के अंदर क्या है, CO2 है, तो वो CO2 हमने एक्सपायरेशन के माध्यम से बाहर निकाल दी। एक्सपायरेशन मतलब उच्छ्वसन। अब जब हमने इंस्पायरेशन करा, इंस्पायरेशन मतलब अंतः श्वसन, सांस अंदर ली, सांस अंदर ली तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गई, कहां गई, फेफड़ों में गई। अब जो फेफड़े हैं वहां जो वायु कुपिकाएं थी उनकी सतह पर जो उपस्थित थी कौन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स। इन्होंने क्या करा, ये उस ऑक्सीजन को, देखो ये वेन्स है, बहना चाहिए अशुद्ध लेकिन बह रहा है शुद्ध, चूंकि क्या है फुफ्फुस पल्मोनरी, फुफ्फुस सिरा है ना, मैंने आपको बात बताया ना, सिराओं में अशुद्ध बहता है लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध बहता है। तो ये दोनों कौन, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स यानी बाईं, फू लिख दूं, फू मतलब फुफ्फुस सिरा, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये किस में जा रही है, रुधिर को ले जा रही है अंदर, इसमें भी जा रहा है अंदर, ये भी अंदर जा रहा है। तो देखो मैंने यहां लिखा था RA में, यानी ये इंफीरियर वेना कावा पश्च महाशिरा और सुपीरियर वेना कावा कहां जा रही थी, RA में, और ये जा रही है LA में, किस में, LA में। ये शुद्ध रुधिर को कहां ले जा रही है, LA में। ये दोनों अशुद्ध रुधिर को कहां ले जा रही थी, RA में। और ये वाली जो LA में आर्टरी मतलब जो आपकी वेन्स है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है वो जो है वो कहां जा रही है, LA में। और ऐसे कैसे आपकी जो राइट पल्मोनरी वेन्स है, ये जो राइट पल्मोनरी वेन्स है, राइट पल्मोनरी मतलब क्या हो गई आपकी, वो बाईं और ये दाईं, ठीक। तो मैंने लिख दिया दाईं, समझ में आ गया ना, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से लिखने की। जैसे पल्मोनरी मीन्स होता है फुफ्फुस और वेन्स मतलब सिरा, राइट मतलब दाईं, तो ये क्या हो गई, दाईं पल्मोनरी वेन्स, ये जो दिख रही है ये कहां ले जाएगी बेटा रुधिर को, ये भी कहां ले जाएगी आपके LA में। कहां पर, LA में। LA मतलब लेफ्ट अट्रियम, क्लियर बेटा। तो देखो ये जो ओपनिंग पोर दिख रहे हैं आपको, ये कुछ है ना, ये ओपनिंग पोर किसके, ये है आपके राइट पल्मोनरी वेन्स के, ये अंदर आ गया रुधिर, और ये क्या है आपके लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के। तो इनके माध्यम से, इन छिद्रों के माध्यम से, इन ओपनिंग पोर्स के माध्यम से रुधिर कहां आ जाता है आपका, LA में आ जाता है। LA मीन बायां आलिंद, बायां आलिंद मतलब लेफ्ट अट्रियम। उसके बाद देखो बाएं आलिंद के बाद ये जो आपको कपाट दिखाई दे रहा है, कपाट मीन बाल दिखाई दे रहा है, तो यहां दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य तो कौन सा बाल था, कौन सा कपाट था, ट्राइकस्पिड। क्या था,
ट्राइकस्पिड था, और यहां कौन सा है, यहां बाइकस्पिड आएगा। क्या होगा, बाइकस्पिड। इस बाल को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड बाल्ब यानी द्विवलन कपाट। अच्छा, इनको देखें यदि इन कपाटों को, तो लगभग इस तरह से होते हैं ये कुछ, यानी दो फोल्ड है इसके अंदर, और यहां जो त्रिवलन कपाट का देखेंगे ना, तो लगभग कुछ इस तरह का होगा ये। तो स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है, मतलब यहां जो है लगभग जो फोल्ड है वो टू टाइप होते, मतलब दो फोल्ड होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड है, और ये त्रिवलन है इसलिए ट्राइकस्पिड कहलाता है। अच्छा, इसके बाद यानी ये जो बाएं निलय है, इसके बाद रुधिर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है जब ये पिचकेगा। क्या, आपका जो बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी ये जब संकुचित होगा तो रुधिर जाएगा। अच्छा, ये दोनों कपाट है, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये सेमी ल्यूनर कपाट है ना, ये सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार कपाट है ये। वैसे ये फेफड़ों की तरफ जा रहा है ना, तो इसे पल्मोनरी बाल्ब भी कह देते हैं, और ये धमनी में जा रहा है इसलिए एरोटिक बाल्ब भी कहते हैं इसको। वैसे दोनों क्या है, ये सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार। तो ये आ गया महाधमनी चाप। ये क्या दिख रही है आपको, एरोटिक आर्क यानी महाधमनी चाप। और महाधमनी जो है डिवाइड हो जाती है बहुत सारी धमनियों में, और ये धमनियाँ सभी अंगों में रुधिर को पहुंचा देती है, ऑक्सीजनित रुधिर को। ठीक है, अंगों में पहुंचने के बाद, अंगों में सारा काम होने के बाद सिरा निकलती है, सिरा अशुद्ध रुधिर को पहुंचाती है महासिराओं में। महासिरा मतलब वेना कावा। फिर महासिराएँ आ जाती है आपके अशुद्ध रुधिर को लेकर आर्य में, आर्य से आरबी में, आरबी से शुद्ध होने चले जाता है फेफड़ों में। किसके माध्यम से, बाईं फुफ्फुस धमनी और दाईं फुफ्फुस धमनी के माध्यम से शुद्ध होकर आता है। किसके माध्यम से, बाईं फुफ्फुस सिरा और दाईं फुफ्फुस सिरा, यानी राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये शुद्ध रुधिर आ जाता है किसमें, शुद्ध मतलब O2 युक्त, किसमें, LA में। LA यानी बायां लिंद, LA से LB में यानी बाएं निले। बाएं निले से पहुंचा दिया जाता है महाधमनी चाप। चाप का मतलब ये जो आर्क दिखाई दे रहा है ना, चाप। और ये महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण रुधिर जो है आपका शुद्ध रुधिर अंगों में पहुंचा दिया जाता है। महाधमनी डिवाइड हो जाती है अंगों में वापस। ओके, जैसे ये अलग अलग धमनी निकल गई ना, ऐसे बाद में डिवाइड होती है ये। और ये दोनों और बच गए, इन दोनों के बारे में बता देते हैं। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाल है, ये ठीक, इसको भी दे दे। वैसे ये जो है अर्धचंद्राकार है दोनों ही, लेकिन ये जो पल्मोनरी है ना, ये तो इसको पल्मोनरी बाल्ब कह देते हैं, पल्मोनरी बाल्ब। वैसे अर्धचंद्राकार है दोनों, और ये एरोटिक, एरोटा के जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, एरोटा मतलब महाधमनी, इसलिए इसको बोल देते हैं एरोटिक बाल्ब। ठीक है, एरोटिक मतलब एरोटा यानी महाधमनी में जा रहा है, इसलिए महाधमनी और निलय के बीच में, इसलिए एरोटिक बाल्ब। और ये निलय और किसके बीच में, पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी के बीच में, इसलिए पल्मोनरी बाल्ब हो गया। ठीक, वैसे दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार कपाट, SLB भी कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ ये SLB और ये जो दोनों कहलाते हैं ना आपका, ये दोनों जो बाल थे कौन कौन से, देखो ये जो ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक, ये जो दोनों बाल है ये आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में ना, इसलिए इनको बोलते हैं ABB, अट्रियम मतलब आलिंद और निलय के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए को बोलते हैं ABB बाल्ब। और उन दोनों को बोलते हैं SLV। क्या बोलते हैं, SLV। तो जब ये बंद होते हैं ना, ये वाले आपके,
तो पहली आवाज़ आती है आपका हार्ट साउंड जो होता है ना, धक धक, ये लब डप होता है। तो पहला जो हार्ट साउंड होता है लब, वो आता है इनके बंद होने से, ABB के बंद होने से, और ये रोकते हैं किसमें, आलिंदों में रुधिर को जाने से। और दूसरा जो हार्ट साउंड आता है, द्वितीय जो हृदय ध्वनि आती है वो होती है डप, वो आती है SLV के बंद होने से। ये दोनों बंद होते हैं जिससे रुधिर ऊपर गया ना, इनमें एक गया धमनी में और एक गया आपका, दोनों ही धमनी में गए जाने को तो, लेकिन ये गया फुफ्फुस धमनी में, ये महाधमनी में, तो वापस से नीलों में नहीं आ जाए तो दूसरी आवाज आती है डप, ये बंद होते हैं। तो ABB क्लोज्ड, साउंड क्रिएट लब, SLV क्लोज्ड, डप लब डप लब डप, इट्स मीन धक 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 धक। जो आपकी हृदय का साउंड आता है वो इनकी वजह से आता है। ABB मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही ABB है, मतलब अट्रियम वेंट्रिकल वाल्व, आलिंद निलयी कपाट, और वो अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर चंद्राकार वाल्व। ओके, खैर हृदय अभी चलेगा आपका, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसमें जो और भी आपकी चीज़ें, हृदय स्पंदन वगैरह जो है उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। और ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, ठीक है, उसको नोट भी करते जाएं, और इन सभी को मैं चेक करूँगा बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक्स।